हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्या महासागर पे। आज हम पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश के बारे में। हम अपनी स्टेट वाइज सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपके लिए लेके आए हैं। अरुणाचल प्रदेश को हम द ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं और अरुणाचल प्रदेश को हम कहते इंडिया का लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं, क्योंकि इंडिया में सबसे पहले जो सूरज उगता है वो अरुणाचल प्रदेश में उगता है। और जो ईस्टर्न स्टेट है, सबसे ज़्यादा ईस्ट में जो स्टेट है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश है। और ऑर्किड स्टेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑर्किड यहाँ एक टाइप का प्लांट होता है जो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर और इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 यानी कि 20 फरवरी 1987 को इसकी स्थापना हुई थी। ये स्टेट बना था और एरिया वाइज स्टेट ऑफ इंडिया यानी कि जो एरिया है इसका, वो एरिया वाइज कौन से नंबर का स्टेट है इंडिया का, वो 14th नंबर का स्टेट है। और पॉपुलेशन वाइज 27 यानी कि 27th नंबर में इंडिया के जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज मिला के हैं 27th नंबर पे इसकी पॉपुलेशन आती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हमने ये तो पढ़ा कि अरुणाचल प्रदेश एरिया वाइज कौन सा स्टेट है। अब इसका जो टोटल एरिया है वो है 83,743 किलोमीटर स्क्वायर और टोटल पॉपुलेशन है यहाँ की 13,82,611 और टोटल डिस्ट्रिक्ट है यहाँ 25, टोटल ब्लॉक्स हैं 6, टोटल सब डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर 149। ठीक है, तो आप जो मेन चीज़ इसमें याद रखने वाली है वो ये है कि टोटल एरिया और पॉपुलेशन कितने हैं और टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं। तो ठीक है, आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश में हमारे 25 स्टेट्स हैं वो कौन से और कहाँ कहाँ पर हैं। अब ये पूरा अरुणाचल प्रदेश का मैप है जिसमें यहाँ पर चाइना के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री लगी हुई है, चाइना के साथ यहाँ पर, और म्यांमार के साथ ईस्ट में बाउंड्री लगी हुई है और भूटान के साथ वेस्ट पे बाउंड्री लगी हुई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश इंडिया का सबसे ईस्टर्न स्टेट है, जिसकी वजह से हम इसे राइजिंग सन स्टेट ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं हम इंडिया का इसे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ईस्ट मोस्ट है और सबसे ज़्यादा आगे पर यही स्टेट है और सबसे पहले इंडिया में सूरज अरुणाचल प्रदेश में ही निकलता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बात यह है कि अगर आपके पेपर में आता है विच स्टेट इज़ नोन एज द राइजिंग लैंड ऑफ सन इन इंडिया, तो आपका जो वहाँ पर आंसर होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। तो ठीक है, अब हम अरुणाचल प्रदेश की लिटरेसी के बारे में बात करते हैं। लिटरेसी किसी भी स्टेट के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि वहाँ के लोग कितने ज़्यादा शिक्षित हैं। ठीक है, तो अब लिटरेसी कैसे निकालते हैं? लिटरेसी रेट निकालते हैं कि 7 और 7 से ऊपर वाली यानी कि 7 साल से बड़े जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको काउंट किया जाता है और 7 से कम एज वाले लोगों को भी काउंट किया जाता है। तो दोनों को रखा जाता है और जब हम इसको मल्टीप्लाई 100 से करते हैं तो हमारी लिटरेसी रेट निकल आती है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश की लिटरेसी रेट है 66.95%, अप्रॉक्सीमेटली 67% है। ठीक है, तो आप ये याद रख लीजिए। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हम इसमें देख सकते हैं कि 1991 में जो लिटरेसी रेट था मेल्स और फीमेल्स का, यानी कि जो 1991 में पहले मेल्स का कम था लिटरेसी रेट और फीमेल्स का ज़्यादा था। और तो 2001 में भी सेम चीज़ है कि मेल्स का कम था, वुमेन्स का ज़्यादा था, फीमेल्स का ज़्यादा था। ठीक है, और जो लिटरेसी रेट था वो पिछले साल से बढ़ा था। ठीक है, ये देखने वाली बात है कि लिटरेसी रेट बढ़ रहा है दोनों का, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। लेकिन 2011 में क्या हुआ, एक नेगेटिव चीज़ हमने ये देखी कि जो फीमेल पॉपुलेशन है ना वो थोड़ी सी कम लिटरेट भी है। यहाँ पर देख सकते हैं पहले ये 2001 में 60% से ऊपर थी, लेकिन 2011 में जो 2011 का सेंसस आता है हर साल 10 साल में होता है, वो अभी आएगा, जो नया आएगा 2022 तक आएगा वो। ठीक है, तो उसमें देखो ये 60% के आसपास आ गई है और यहाँ पर जो मेल पॉपुलेशन है वो ज़्यादा लिटरेट हो चुकी है, जो अच्छी बात है, होना भी चाहिए सभी को लिटरेट। लेकिन थोड़ा सा ये देख के अच्छा नहीं लगता है कि जो फीमेल लिटरेसी है वो कम हुई है। ठीक है, जबकि वो बढ़नी चाहिए, चाहे वो मेल लिटरेसी हो फीमेल लिटरेसी हो, दोनों को शिक्षा का अधिकार है और उन्हें पढ़ाना चाहिए। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। हम बात करेंगे सेक्स रेशियो यानी कि लिंगानुपात के बारे में। लिंगानुपात का मतलब ये होता है कि पर 1000 मेल्स यानी कि प्रति 1000 व्यक्तियों के लिए कितनी महिलाएं हैं। अब ये ऐसा नहीं कि वहाँ हर एक लड़के के लिए एक लड़की होनी चाहिए, ऐसा वाला बात नहीं होती है। वो हम बस देखते हैं कि कंपैरिजन, पॉपुलेशन वाइज कंपैरिजन होता है कि पर 1000 मेल्स में कितनी फीमेल्स हैं। तो सेक्स रेशियो जो अरुणाचल प्रदेश का है वो है 938। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा कम है, 62 कम है 1000 से। यानी कि अगर 1000 लड़के हैं तो सिर्फ 938 गर्ल्स हैं, आप ये ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, और जो सेक्स रेशियो होगा जब 1000 आउट ऑफ 1000 होगा तभी बेस्ट होगा, अगर 1000 से कम है तो वो बेस्ट नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ।
अब जब हम किसी स्टेट की पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, यानी कि जनसंख्या के बारे में बात करते हैं कि वहाँ कितनी जनसंख्या रहती है, तो हम उसके बारे में भी बात करते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि प्रति किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत कितने लोग रहते हैं। ठीक है, तो जो अरुणाचल प्रदेश में पर किलोमीटर स्क्वायर के अंदर 17 लोग रहते हैं। ठीक है, जो कि देखा जाए तो अच्छी बात है, बहुत कम डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व इसे हम कहते हैं। अगर कोई हिंदी विद्यार्थी हमें देख रहे हैं तो जनसंख्या घनत्व जो है वो 17 प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वहाँ की, जिसमें सारे कागजी कार्रवाई की जाती है, जैसे अभी हम उत्तराखंड स्टेट से हैं तो यहाँ के हमने देखते हैं कि जो सारे भी ऑफिशियल लेटर्स आते हैं वो हिंदी में आते हैं, क्योंकि उत्तराखंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है। अब जैसे इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश है, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है लेकिन हिंदी इंग्लिश है, कोई भी डॉक्यूमेंट आता है तो वो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी पब्लिश होता है। तो वैसे ही जो अरुणाचल प्रदेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, यानी कि जितने भी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सभी इंग्लिश में आएंगे, और कोई भी अनाउंसमेंट करनी होगी तो वो इंग्लिश में आएंगे, ताकि सभी लोगों के वो समझ में आए। ठीक है, हम बात करेंगे स्टेट एनिमल। स्टेट एनिमल जो है अरुणाचल प्रदेश का वो है गयाल, इसको हम मिथुन भी कहते हैं। गयाल एक मिथुन है जो लार्ज डोमेस्टिक, यानी कि एक पालतू जानवर होता है। ठीक है, गयाल। ठीक है, और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है बॉस फ्रंटेलिस, और थोड़ा थोड़ा दिखने का ये भैंस टाइप का भी होता है, भैंस बफेलो। ठीक है, और जो इसका मास होता है 800 केजी अडल्ट, यानी कि जब ये पूरे ग्रो हो जाते हैं तो इनका जो वेट है वो 800 केजी भी हो सकता है। और इनका गेस्टेशन पीरियड 274 डेज। अब गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, ये होता है एक तरीके से हम कह सकते हैं जो जैसे ह्यूमंस में गेस्टेशन पीरियड है 9 महीने, यानी कि एक जो बच्चा होता है, जो बच्चा आता है वो 9 महीने बाद दुनिया में आता है। ठीक है, मतलब जब एक लेडी होती है 9 मंथ की प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद जो बच्चा होता है वो 9 महीने बाद दुनिया में आता है। उसी तरीके से 274 डेज का गेस्टेशन पीरियड होता है इनका, मान के चलिए अप्रोक्सीमेटली। हाँ, ये भी 9 महीने का ही होता है इनका गयाल का। ठीक है, फैमिली इनकी ये है, और जो किंगडम है वो देख सकते हैं, जो फैमिली किंगडम क्लास होता है बायोवान को ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हमने स्टेट एनिमल की बात करी, तो जो स्टेट बर्ड है अरुणाचल प्रदेश का वो है ग्रेट हॉर्नबिल। जो ग्रेट हॉर्नबिल है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तो ग्रेट हॉर्नबिल ऑल्सो नोन एज द कॉनकेव कॉन्केस्ट हॉर्नबिल, इसे ये भी कहते हैं। ठीक है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल और ग्रेट प्लेड हॉर्नबिल, देखिए कितने नाम है इसके। और जो इसका साइंटिफिक नेम है वो बुकेरस बिकॉर्निस है। ठीक है, और इसका जो मास होता है 2.8 केजी होता है अडल्ट। जब ये एक पंछी है तो जब अडल्ट हो जाता है तो 2.8 केजी, नियरली 3 केजी का होता है। ठीक है, अब स्टेट फ्लावर के बारे में बात करते हैं। जो वहाँ का स्टेट फ्लावर वो है राइनोकोस्टिलेस रेटुसा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये है यहाँ का स्टेट फ्लावर। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो राइनोकोस्टिलेस रेटुसा, जो इसका नाम है वही इसका क्या नाम है, साइंटिफिक नेम है, जो इसका नेम है ओरिजिनल नेम। और जो इसे हम कहते हैं ऑर्किड। हाँ, तो जो ऑर्किड स्टेट कहते हैं इसको, वो है ऑर्किड, इसे ही हम ऑर्किड कहते हैं। और ये यहाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होते हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, जिसकी वजह से ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को। बात करते हैं स्टेट ट्री के बारे में। स्टेट ट्री यहाँ का है होलोंग। ठीक है, और जो इसका नाम है ये है साइंटिफिक नेम डिप्टेरोकार्पस रेटुसस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है दोस्तों, और जो स्टेट फ्रूट है कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का, जिसकी हम बात करें वहाँ का जैक फ्रूट, यानी कि जैक फ्रूट को हम कटहल भी कहते हैं। और जैक फ्रूट का जो साइंटिफिक नेम है वो है आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस। ठीक है, ये इसका नाम है, और यहाँ पर देख सकते हैं कटहल ऐसा दिखता है। अब हम बात करेंगे स्टेट डांस, यानी कि लोक नृत्य के बारे में। किसी भी स्टेट में बहुत सारे लोक नृत्य फेमस होते हैं, जैसे उत्तराखंड का छोलिया नृत्य फेमस है। और जो ये फोक डांस है ये हमारे यूट्यूब में वीडियो भी आई है, कल ही वीडियो आई है वो, उसमें आप जाके देखिए कि डिफरेंट स्टेट्स के फोक डांस यानी कि लोक नृत्य के बारे में हमने उसमें बताया हुआ है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को भी जाके देखिए। तो जब स्टेट डांस है अरुणाचल प्रदेश का, वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अलग अलग हैं। जैसे वहाँ मोनपा कम्युनिटी है जो आजी लामोड नाम का डांस करती है, और जो नोक्टे कम्युनिटी है वैसे चालू डांस करते हैं। वैसे यहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, और जो उनके कम्युनिटी का जो मेन डांस है वो यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, और इसमें आप देख सकते हैं कि वो ये एक डांस फॉर्म के लिए तैयार हो रखे हैं, या फिर डांस करने वाले। ठीक है, अब हम बात करते हैं एम्बलम, यानी कि उस स्टेट का एम्बलम क्या है जो उससे उसको दर्शाता है। ठीक है, जो देख सकते हैं कि जो एम्बलम है उसमें सूरज, उगता हुआ सूरज दिखा गया, यानी कि लैंड ऑफ राइजिंग सन। ठीक है, ये आप याद रख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि इंडिया का लैंड ऑफ राइजिंग सन है अरुणाचल प्रदेश। ठीक हो गया, ये याद रख लीजिए। यहाँ पर आप और भी अच्छे से देख सकते हैं।
अब रिलीजन इन अरुणाचल प्रदेश यानी कि उस स्टेट में कितने रिलीजन के लोग रहते हैं, ठीक है। अब स्टेट में डिफरेंट टाइप के रिलीजन्स के लोग रहते हैं। अब देखिए कि जो यहाँ पर ब्लू कलर है वो क्रिश्चियनिटी को दिखाता है, और जो ऑरेंज कलर वाला है वो हिंदुइज्म को दिखाता है, और डोनी पोलो ये अलग टाइप का रिलीजन होता होगा, वहाँ पर 23% लोग रहते हैं। बुद्धिज्म 11%, इस्लाम नियरली 2.2%, और अदर परसेंट वाले हैं जो वो 3% हैं, और जो नॉर्थ स्टेट यानी कि जो जिनका कोई धर्म ही नहीं है, जो मानते एथिस्ट होते हैं, जो भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं, वो हैं 0.48%, ठीक है दोस्तों। अब स्टेट है, स्टेट में डिफरेंट टाइप्स के लोग भी रहते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के लोगों के रहने के साथ साथ वहाँ डिफरेंट टाइप की भाषा भी बोली जाती है, ठीक है। तो भाषा कौन कौन सी बोली जाती है, देखो नई सी सबसे ज़्यादा नई सी बोली जाती है, फिर आदि, बंगाली, हिंदी, नेपाली, भूटिया, असमीज, मिसमी, नोक्टे, टांगसा, वांगचू, भोजपुरी, अदर, ये सारी यहाँ पर भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। अब जब स्टेट स्टैब्लिश हुआ होता है तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, और एक गवर्नर यानी कि राज्यपाल बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जो पहले चीफ मिनिस्टर है वो पीके थुंगन है, यहाँ पर देख सकते हैं आप उनकी तस्वीर, और जो पहले गवर्नर यानी कि पहले राज्यपाल हैं वो भीष्म नारायण सिंह है, उन्हें यहाँ पर देख सकते हैं। और जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर यानी कि प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं वो हैं पेमा खंडू, और जो प्रेजेंट गवर्नर यानी कि वर्तमान में राज्यपाल हैं वो हैं पीडी मिश्रा। सीट्स इन पार्लियामेंट यानी कि भारत के सांसद यानी कि भारत जो पार्लियामेंट है उसको हम संसद कहते हैं। संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होते हैं। लोकसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, जिसमें 245 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, और लोकसभा में 545 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब जो लोकसभा के जो 2 मेंबर होते हैं आउट ऑफ 545 मेंबर, 2 मेंबर जो होते हैं वो अरुणाचल प्रदेश से चुने जाते हैं, और राज्यसभा का 1 मेंबर भी अरुणाचल प्रदेश से चुना जाता है, ठीक है। हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो विधानसभा होती है वहाँ की, उसमें बात करते हैं। यहाँ विधानसभा में टोटल 60 सीट्स हैं, जिसमें से 60 में से 48 सीटें बीजेपी के पास हैं, और 4 एनपीपी और 3 आईएनडी के पास हैं, ठीक है। और अदर्स जो 5 बची सीटें हैं वो अदर्स के पास हैं, जिनमें से आईएनसी के पास 4 हैं और जेडीयू के पास 1 है, ठीक हो गया। अब ये गवर्नमेंट वाले 3 यानी कि जो ये इन सभी ने गठबंधन किया होगा। बीजेपी के पास तो मेजोरिटी सीट्स थी, लेकिन ये जो एनपीपी और आईएनडी थे ये भी बीजेपी के साथ जुड़ गए, ठीक है। अब जो यहाँ पर हाईकोर्ट है अरुणाचल प्रदेश का, वो सेम है जो हाईकोर्ट है आसाम का। और जो गुवाहाटी हाईकोर्ट है उसके अंदर आसाम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश हाईकोर्ट होते हैं। इन सभी का जो हाईकोर्ट है वो गुवाहाटी हाईकोर्ट है, ठीक है। और इन चारों में जो मेन मुद्दा होगा, अगर कोई भी केस हो जाता है तो जो वो जाएगा वो गुवाहाटी हाईकोर्ट पे ही जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुवाहाटी हाईकोर्ट है। अब ये नहीं कि यार 4 अलग अलग स्टेट है, इन चारों का एक ही क्यों है। इन 4 अलग अलग इसलिए होता है ना कि जब भारत पहले बना नहीं था, यानी कि जब भारत से पहले था तो ये एक प्रोविंसेस होते थे, यानी कि किंगडम टाइप का होता था। तो जब भारत बना तो धीरे धीरे करके स्टेट्स को लैंग्वेज के आधार किन्हीं स्टेट्स को लैंग्वेज के आधार पर बनाया गया, ठीक है। तो जब लैंग्वेज के आधार पर बना रहे थे उससे पहले तो कुछ एक पूरा एरिया होता था जिसका एक ही हाईकोर्ट होता था, ठीक है। तो उस एक हाईकोर्ट होने की वजह से जब उनको अलग अलग स्टेट में बांटा गया तो जो उनका हाईकोर्ट है वो बदल तो गए अलग अलग स्टेट में, जैसे नागालैंड, आसाम, सब में अलग अलग तो बंट गए, लेकिन जो उनका जो मेन हाईकोर्ट था वो पहले एक था, तो अभी भी वो उनका एक ही है, ठीक है। अब नेशनल पार्क, किसी भी स्टेट में नेशनल पार्क जरूरी होते हैं। आपने सुना होगा कि नेशनल पार्क क्या होते हैं। अब जो नेशनल पार्क हैं वो 2 नेशनल पार्क हैं हमारे यहाँ। जो पहले तो हम जान लेते हैं, जो माउलिंग नेशनल पार्क है वो आसाम अरुणाचल प्रदेश में है, सॉरी आसाम के लिए, अरुणाचल प्रदेश में माउलिंग नेशनल पार्क है। और जो ये स्पीसीज यानी आपको दिखाए गए हैं ये माउलिंग नेशनल पार्क में रहते हैं। अब नेशनल पार्क क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया होता है ना जिसे हम कंजर्वेशन पर्पज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि एक जंगल का एरिया है उसको हम कंजर्वेशन के लिए रख देते हैं कि हम इसमें जो भी चीजें हैं उनको कंजर्व करेंगे, और का जो पूरा देखभाल और खर्चा है ना वो केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है, ठीक है। और वहाँ किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज यानी कोई नहीं, यानी कि बहुत सारे स्पीसीज को वहाँ पर कंजर्व किया जाता है। एनिमल स्पीसीज, फ्लोरा, फौना दोनों, ठीक है। एनिमल और प्लांट दोनों स्पीसीज को वहाँ पर कंजर्व किया जाता है। अब जो दूसरा नेशनल पार्क है वो है नमदफा नेशनल पार्क। नमदफा नेशनल पार्क दूसरा नेशनल पार्क है कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। और नेशनल पार्क क्या होता है मैंने आपको बता दिया, एक ऐसा एरिया जो नेशनल गवर्नमेंट बनाती है किसी भी स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। और ये यहाँ पर हमारा क्लाउडेड लेपर्ड है। क्लाउडेड लेपर्ड क्यों, देखो इसमें जो ये इसके जो बॉडी में डिजाइन बना हुआ है ना वो देखो क्लाउड की तरह बना हुआ है, इसलिए हम इसे क्लाउडेड लेपर्ड कहते हैं। और जो बगल में है यहाँ पर है, इसे आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या होता है, रकून होता है, ठीक है।
यहाँ पर आप नमदाफा टाइगर रिजर्व का पूरा मैप देख सकते हैं कि उसमें बफर एरिया कौन सा है, कोर एरिया कौन सा है, और रिवर वहाँ पर, रिवर कहाँ पर है, रूट कहाँ पर है, फॉरेस्ट रोड और टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम एनिमल सेंचुरी भी कहते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा एरिया होता है जिसमें दूसरी जगहों से जानवरों को ला के रखा जाता है और उनको वहाँ उनकी रेस्ट ऑफ लाइफ यानी कि अभी जितने साल के हैं तो उस समय से जब तक वो मरते नहीं है तब तक उनको वहां रखा जाता है, उनकी देखभाल करी जाती है। ठीक है, और उनको लाया क्यों जाता है वहां, क्योंकि जिस एरिया से उनको लाया जाता है उस एरिया में जहां वो पहले रहते थे हो सकता है कि उनकी लाइफ को डेंजर हो उधर, और बहुत सारे वहां हंटिंग हो रही हो उन जानवरों की, जिसकी वजह से उनकी जो पॉपुलेशन है वो दिन प्रतिदिन कम हो रही होगी। तो उन जानवरों को वहां से लेके एक परफेक्ट एरिया में रखा जाता है जिसे हम एनिमल सेंचुरी कहते हैं, जहां उनकी अच्छी तरीके से देखभाल की जाती है और ये देखा जाता है कि उनकी अवैध तरीके से तस्करी या फिर उनकी हंटिंग ना हो सके। देखा होगा पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस प्रकार की होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व जो यहाँ पर है 1998 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुआ था, यानी कि इसको बनाया गया था। और याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और आपको ये याद रखना है कि इंडिया में सिर्फ 18 यानी कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, और जो ये टोटल एरिया है इसका 5112 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और ये लोकेशन अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। जैसे कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की अपनी अपनी एक डेफिनेशन है। नेशनल पार्क में हम नेशनल सरकार यानी कि गवर्नमेंट, जो केंद्र में गवर्नमेंट है वो बनाती है, एक एरिया को कंजर्व करती है ताकि एनिमल और फौना और फ्लोरा को कंजर्व कर सके। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है कि हम एक जगह से एनिमल्स को लाते हैं और वहां पर रखते हैं ताकि उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए उनकी देखभाल करी जाए। वैसे ही बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करता है, ये आप याद रख लीजिए। और ये जो दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व है उसका मैप है। और रिवर्स, अब अरुणाचल प्रदेश में रिवर्स कितनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया का मैप है जहाँ पर ईस्टर्न स्टेट है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो इंडिया की ब्रह्मपुत्र नदी है ना, वो चाइना से जो मानसरोवर लेक है वहां से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, फिर अरुणाचल प्रदेश के रास्ते वो ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में आती है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र का नाम इंडिया में एंटर होने से पहले क्या होता है, आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका क्वेश्चन क्या है कि ब्रह्मपुत्र का नाम इंडिया में एंटर करने से पहले क्या है। ठीक है, या मुझे बताएंगे। और डिफरेंट रिवर्स जो भी अरुणाचल प्रदेश में है, ये रिवर मैप आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं कौन कौन सी रिवर्स कहाँ पर हैं। ठीक है, और फिर आपको जो मेजर ज़्यादा जानकारी चाहिए कि कौन सी रिवर कहाँ पर से निकलती है, तो आप देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र रिवर मैंने आपको बताया, इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं उसका आंसर। ठीक है, और जो सियांग रिवर है, सुबनसिरी रिवर है, कामेंग रिवर है, लोहित रिवर, तिरप डिस्ट्रिक्ट में जो कुछ भी रिवर होती हैं, दिबांग रिवर, ड्री स्ट्रीम्स और पामपुआरे इधर डीप रिवर है, इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पर से देख सकते हैं। किसी भी स्टेट में टूरिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि टूरिज्म सेक्टर वहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट करता है। ठीक है, मेनली पहाड़ी इलाकों को। ठीक है, अब कभी भी आप अरुणाचल प्रदेश जाएं तो आप तवांग एक ऐसी जगह है जो बहुत ही एलिवेशन यानी कि बहुत ही हाइट पे है, 10,000 फीट की ऊंचाई पे है। और ये बहुत ज़्यादा, अगर कोई माउंटेन क्लाइंबिंग जिसको बहुत ज़्यादा पसंद है तो वहाँ पर जाके माउंटेन क्लाइंबिंग कर सकता है। और यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छा नेचर है इधर का। ठीक है, नेचर हर जगह का अच्छा होता है, और जो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना वो भी आपको बहुत अच्छा फील कराएगा अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो। अगर आप एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर हैं, आपको नई नई चीज़ें खोजने का शौक है, हॉबी है आपकी, तो आप अगर वहाँ जाएंगे तो आप नंदाफा नेशनल पार्क को भी विजिट कर सकते हैं, जिसे 1985 स्क्वायर किलोमीटर में बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ बहुत ही अच्छी ब्यूटी नेचर, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नेचर है। ठीक है, तो आप जाएंगे और आप वहाँ की ब्यूटी को इन्हेंस भी कर सकते हैं। अब जो यहाँ एक सेला पास है, ठीक है, सेला पास है जो ये देख सकते हैं, सेला पास है, और ये 13,700 फीट यानी कि समुद्र लेवल से, यानी कि जो बेसिक जो समुद्र लेवल होता है, सी लेवल होता है, उसे 13,700 फीट की ऊंचाई पर है। ठीक है, और इस पास को ना साल भर बर्फ से ढके रहता है ये पास, अगर आप जाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो ढके रहता है ये साल भर बर्फ से, और ये टूरिस्ट के लिए ऑल सीजन, सबसे जरूरी बात है कि ऑल सीजन ओपन रहता है। आप किसी भी महीने में जाएंगे तो आप यहाँ जा सकते हैं। और जो ये पास है ना, ये बुद्धिस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा सेक्रेट यानी कि धार्मिक माना गया है। ठीक है, और इसके माना जाता है कि जो ये पास है, सेला पास है, इसके आसपास कम से कम 101 यानी कि 101 लेक्स हैं। ठीक है, तो आप जाएंगे तो जरूर देखिएगा इसको, अगर आप जाते हैं चाहेंगे तो प्लीज सेला पास को विजिट कीजिए। और
एक और इम्पोर्टेंट जो जगह है, टूरिस्ट प्लेस है अरुणाचल प्रदेश में, वो है तेजू। तेजू यहाँ का एक हॉटस्पॉट है टूरिज्म का, ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा टूरिज्म आते होंगे तेजू में, ठीक है। और यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा माउंटेन व्यू दिखता है मिसमी हिल्स का, ठीक है। मिसमी हिल्स के साथ साथ टूरिस्ट यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, म्यूजियम है, बोटेनिकल गार्डन है और बहुत सारे यहाँ हैं। अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी। बात करते हैं पासीघाट के बारे में। पासीघाट गेटवे ऑफ अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि पासीघाट एक ऐसा शहर है जहां से आप अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर करेंगे, ठीक है। और ये सियांग रिवर वैली और हिमालयास के बीच में सिचुएटेड है, ठीक। और जो पासीघाट है ना, पासीघाट हो सकता है मैं रॉन्ग प्रोनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन पासीघाट जो है अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे पुराना टाउन है, जो 1911 में बनाया गया था, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में एक और जगह है जिसे हम कहते हैं अ पीस ऑफ हेवन, जहाँ पर पीस ऑफ हेवन इसलिए कहा गया क्योंकि वहाँ पर जो नेचुरल ब्यूटी, इतनी ज़्यादा ब्यूटी है वहाँ की, इतना ज़्यादा खूबसूरत है वहाँ का दृश्य, तो वहाँ को लोगों ने कंसिडर किया है कि वो एक हेवन, हेवन यानी कि जन्नत, एक जन्नत का टुकड़ा है, सो हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। सांगती वैली है इसे हम कहते हैं। सांगती वैली से 15 किलोमीटर दूर पर ये सिचुएटेड है। अरुणाचल प्रदेश एक बहुत ही ज्यादा पहाड़ी इलाका है, आप कह सकते हैं। पहाड़ी इलाका इसलिए नहीं कि पहाड़ है वहाँ, इसलिए, हाँ, पहाड़ी इलाका इसलिए क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा पहाड़, पास यानी कि दर्रे, पास को हम हिंदी में कहते हैं दर्रे। एक और दर्रा है बुमला पास, ठीक है, जो इंडिया चाइना बॉर्डर के बीच में है। और इसकी जो एलिवेशन है वो है 15,200 फीट है। और यहाँ भी हमेशा स्नो रहती है, ठीक है। अगर आपको स्नो पसंद है तो आप यहाँ जा सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। पहाड़ों की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ एक और पहाड़ है, एक और पीक है, गोरीचेन पीक। अगर आप यहाँ जाएंगे तो गोरीचेन पीक भी जरूर विजिट कीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश में एक जो सबसे फेमस डिश है, अब यहाँ के फेमस डिशेस के बारे में बात करेंगे। जो वहाँ के फेमस डिश है वो है बैम्बू सूट, यानी कि हर चीज़ में, चाहे बॉइल्ड वेजिटेबल्स हो गए, मीट हो गया, अचार हो गया, चटनी हो गई, किसी भी चीज़ में अरुणाचल प्रदेश वाले बैम्बू डालते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ की जो सबसे ट्रेडिशनल डिश है वो है बैम्बू सूट। अगर आप यहाँ जाएंगे तो प्लीज़ टेस्ट कीजिएगा इसको कि कैसी होती है, ठीक है। चाहिए, और अगर आप जाएंगे तो प्लीज टेस्ट कीजिएगा। जैसा कि मोमो सभी को पसंद है, वैसे ही अरुणाचल प्रदेश में भी मोमो एक लोकल फूड बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है लोगों के बीच में। डिफरेंट टाइप्स के मोमोज आपको वहाँ मिल जाएंगे, फ्राइड, बॉइल्ड, अलग अलग कलर के, अलग अलग टेस्ट के, नॉन वेज, वेज, हर तरीके के आपको मोमोज वहाँ मिलेंगे। अगर आप जाते हैं तो इनको भी आप वहाँ टेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो आप मोमो खाए होंगे, लेकिन वहाँ जाएंगे तो उसका कुछ और अलग टेस्ट होगा। तो हैव अ ट्राई, एक बार ट्राई कीजिएगा अगर आप वहाँ जाएंगे। अब जो है वो है अपोंग, ठीक है। अपोंग, अपोंग एक बियर है, ठीक है, जिसे राइस को फर्मेंट करके बनाया जाता है, ठीक है। और ये मोस्ट लव्ड ड्रिंक है अरुणाचल प्रदेश में। ये ऐसी नहीं है कि कोई हार्ड ड्रिंक है जिसे आपको बहुत ज़्यादा नशा लग जाएगा। एक इस टाइप की ड्रिंक है जो आप कभी भी, यू कैन हैव इट एनी टाइम कह रहे हैं, ठीक है, आप कभी भी ले सकते हैं। और इसमें एक फ्लेवर ऐड करने के लिए इसमें बैम्बू सूट को मिलाया जाता है, या फिर बैम्बू सूट के साथ इसको सर्व किया जाता है, ठीक है। बैम्बू सूट क्या था अभी हमने पढ़ा है। बैम्बू सूट अरुणाचल प्रदेश की फेमस डिश में से एक है। उत्तर प्रदेश में चूरा सब्जी भी बहुत ज्यादा फेमस है। चूरा सब्जी को फर्मेंटेड चीज से बनाया जाता है। अब ये चीज है ना, ये या तो जो चीज है स्पेशली मेड होता है याक के दूध से, या तो फिर काउ मिल्क से ये बना होता है, ठीक है। और जो इसको जो ज्यादा फ्लेवर देती है वो देती है चिली फ्लेक्स, यानी कि जो मिर्च होती है वो इसको ज्यादा स्पाइसी बनाती है और इसको डिलीशियस भी बनाती है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश की एक फेमस डिश है। अब यहाँ की जो अगली फेमस डिश है वो डुंग पो। डुंग पो एक ऐसी डिश है, फेमस डिश है, जिसे हम राइस से बनाते हैं, ठीक है। जो यहाँ के लोग हैं ना, वो उसे ब्रास से बर्तनों में बनाते हैं, ठीक है। ब्रास थोड़ा सा ब्राउन कलर का होता है, सभी के घरों में होते हैं ब्रास के यूटेंसिल्स, उनमें बर्तनों में बनाया जाता है। इसको एक बार बना दिया जाता है ना राइस को, तो इसको पत्तियों में लपेट के सर्व किया जाता है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि जैसे ही आप इसके बारे में कह रहे हैं और इसको देख रहे हैं तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। देखिए मेरे भी मुंह में आ गया भाई, मैं इसको बता रहा हूँ आपको और इसको देख रहा हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ गया। तो जब हम इसको चखेंगे तो ये कितना ज़्यादा टेस्टी होगा आप सोच ही सकते हैं, ठीक है। और ये अरुणाचल प्रदेश की एक बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक डिश है। अब हमने हर चीज के बारे में लगभग कवर कर लिया है। रिवर्स हो, नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, कैपिटल हो, पॉपुलेशन हो, लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो, हर चीजों के बारे में हमने कवर कर लिया है। अब हम जो मेन इंपोर्टेंट बात करेंगे वो क्या करेंगे कि बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। अब इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, देखिए इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ पर शेयर करता है भूटान के साथ, ठीक है। यहाँ पर भूटान के साथ शेयर करता है, कहाँ, वेस्ट में, ठीक है। ये देखो यहाँ पर जो ये छोटा सा मैप है ना, इसमें ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ
यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश है ये, और यहाँ पर है भूटान। ठीक है, ये भूटान है, जहाँ पर मैंने खड़ी लाइन खींची है यहाँ पर भूटान है, और ये भूटान जो है वेस्ट की साइड है, अरुणाचल प्रदेश ईस्ट की साइड है, तो उसके वेस्ट में भूटान। तो वेस्टर्न नेबर जो है नेबरिंग कंट्री जो अरुणाचल प्रदेश की वो है भूटान। अब हम चाइना को कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न जो कंट्री है वो है चाइना, और जो ईस्ट में जो उसको टच करती है वो है देखो यहाँ पर म्यांमार। ठीक है, ये पूरा यहाँ से म्यांमार इसको कवर कर रहा है। ठीक है, जो ईस्ट में किस स्टेट को टच करती है हमारा अरुणाचल प्रदेश, वो किसको टच करता है, वो करता है म्यांमार को। ठीक है, और ये भी याद रख लीजिए, लैंड ऑफ राइजिंग सन इज नोन एज अरुणाचल प्रदेश। मैं इसको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने बात किया कि पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। अब पड़ोसी देश के साथ साथ पड़ोसी राज्य कौन से हैं। भारत में है आंध्र प्रदेश, तो उसके पड़ोसी राज्य भी होंगे। तो पड़ोसी राज्य सबसे पहले है आसाम, नागालैंड। दो उसके पड़ोसी राज्य हैं, सिर्फ दो, नागालैंड और आसाम, क्योंकि एक साइड से तो चाइना से घिरा हुआ है, एक साइड भूटान से घिरा हुआ है, और एक साइड म्यांमार से घिरा हुआ है। ठीक है, अगर आपके पेपर में आता है कि अरुणाचल प्रदेश कितनी इंटरनेशनल बाउंड्रीज से शेयर करता है, वो है 3 कंट्रीज के, चाइना, भूटान और म्यांमार। ठीक है, BCM आप भी कर सकते हो या फिर MBC, कैसे भी करके आप याद कर सकते हो। BCM याद कर लो, क्या होता है, जैसे PCM होता है वैसे ही BCM याद कर लो, भूटान, चाइना, म्यांमार। ठीक हो गया। और जो स्टेट है वो कौन कौन से स्टेट के साथ, आसाम और नागालैंड। जैसे याद कर लो कि यार अरुणाचल प्रदेश के बीच में आता है NA ना आता है, तो यानी कि N से नागालैंड, A से आसाम, ये ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, कि आपको याद करने के लिए ना छोटे छोटे शब्दों को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, वरना तो कितनी सारी चीजें आप कैसे याद करेंगे। ठीक है, अगर आप छोटी छोटी ट्रिक जो ढूंढेंगे तो आपको उससे किसी भी चीज को याद करने के लिए ईजी पड़ेगा। ठीक हो गया। तो इंटरनेशनल कंट्री के हाथ जो शेयर करते हैं बाउंड्री कितनी है, 3 है, और जो स्टेट बाउंड्री है वो 2 के साथ शेयर करते हैं, आसाम और नागालैंड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश क्या है, ईटानगर। ठीक हो गया दोस्तों। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। मैंने पूरी कोशिश करी कि अरुणाचल प्रदेश के बारे में हर छोटी से छोटी चीज़ें और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पेपर्स के लिए आ सकती हैं वो मैं कवर करूँ। तो मैंने वो सभी चीज़ें कवर करी हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको भी पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने दोस्तों से भी कहिए सब्सक्राइब करने को, और सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, जो लाल सब्सक्राइब का बटन है उसको ग्रे कर दीजिए। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास आएगी। ठीक है, हम स्टेट वाइज सीरीज ही नहीं, हम मैथ्स की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, 9th 10th 11th 12th हर किसी भी क्लास की वीडियोस लेके आने वाले हैं। अभी हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं 10th की वीडियोस हैं, BSc की वीडियोस हैं, मैथ्स की वीडियोस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर सब्जेक्ट, जनरल अफेयर्स, करंट अफेयर्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हर तरीके की वीडियोज हैं। तो प्लीज आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, और आपको जो वीडियो चाहिए होगी मेरे को आई एम श्योर कि आपको वो वीडियो वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो नहीं मिलती है तो आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट में बता दीजिए कि हमें इस टॉपिक पे एक वीडियो चाहिए, तो हम उस टॉपिक पे वीडियो लाने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और कोविड का समय चल रहा है तो 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, मास्क पहनते रहिए जब भी घर से बाहर निकलते हैं। जब कोई इमरजेंसी होती है तभी घर से बाहर निकलिए। अभी जो भी सरकार के द्वारा गाइडलाइंस दी गई है उनका पालन कीजिए। ठीक है दोस्तों, और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। जब भी आप घर से बाहर जाते हैं सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।